हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि हम अपनी क्लास 10 के लेसन 8 जीव जनन कैसे करते हैं को स्टडी कर रहे हैं। आज हम लैंगिक जनन के बारे में बात करेंगे। अब लैंगिक जनन क्या है? जनन की वह विधि है जिसमें दो जनकों से युग्मकों द्वारा नई संतति उत्पन्न होती है। अब यहाँ पर युग्मकों में क्रोमोसोम की संख्या आदि होती है जो मिलकर एक नए जीव में विकसित होती है। अलैंगिक जनन में हमने देखा था कि एक ही जनक था, लेकिन लैंगिक जनन में दो जनकों के द्वारा संतति उत्पन्न हो रही है। अब लैंगिक जनन क्यों महत्वपूर्ण है? सबसे पहले हम देखेंगे कि लैंगिक जनन दो युग्मकों के मिलने से या संलयन से होता है और इसके परिणाम स्वरूप क्या हो रहा है कि जो संतति उत्पन्न हो रही है उसमें हमें गुणों की विभिन्नता ज्यादा देखने को मिलती है। सेकेंड पॉइंट, इसमें जो नए गुणों का संयोजन होने के कारण जो नई स्पीसीज उत्पन्न हो रही है वह उसकी उत्पत्ति एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है किसमें? विभिन्नता के लिए, और इससे विभिन्नता आ रही है जो कि विकास के लिए आवश्यक है। तो ये लैंगिक जनन महत्वपूर्ण है। इसमें हम ये 3 पॉइंट्स को देख रहे हैं, पॉइंट 1, 2 एंड 3। अब यहाँ पर जो हमारे क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं उनमें देखते हैं। उनमें जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, लैंगिक जनन क्यों महत्वपूर्ण है, तो उसमें हमारे ये 3 पॉइंट्स कवर होंगे। लैंगिक जनन इसीलिए महत्वपूर्ण है कि यहाँ पर हमें विभिन्नताएं देखने को मिलती है जो कि विकास के लिए आवश्यक है। तो ये जो 1, 2, 3 पॉइंट आप देख रहे हैं ये हमारे सेकंड आंसर के अंतर्गत है। अब हम देखते हैं कि एक पुष्पी पौधे में लैंगिक जनन किस प्रकार से होता है। तो जैसा कि हमें पता है कि किसी भी पुष्प में पुंकेसर या स्त्री केसर में से अगर एक जननांग उपस्थित है किसी पौधे के अंदर तो वह पौधा या वह पुष्प एक लिंगी कहलाता है, जैसे कि पपीता और तरबूज। अब जब पुष्प में पुंकेसर और स्त्री केसर, पुंकेसर है मेल युग्मक और स्त्री केसर है स्त्री युग्मक या फीमेल गैमीट, तो दोनों की उपस्थिति अगर है तो वह उभयलिंगी पुष्प कहलाते हैं। उदाहरण के लिए गुड़हल या सरसों। आवृत बीजी के जननांग पुष्प में उपस्थित होते हैं। अब पुंकेसर, जैसे अभी मैंने बताया कि नर जननांग होते हैं जो क्या बना रहे हैं, पराग कण बन रहा है उनसे, और स्त्री केसर जो है वह पुष्प के केंद्र में उपस्थित रहता है और यह मादा जननांग को रिप्रेजेंट करता है। अब मादा जननांग जो है वह 3 भागों से मिलकर बना हुआ होता है। आधार का जो फूला हुआ भाग है जिसे हम अंडाशय कह रहे हैं, मध्य लंबा भाग वर्तिका है और उसके जो शीर्ष में जो भाग है वह वर्तिकाग्र कहलाता है जो चिपचिपा होता है। अब अंडाशय के अंदर बीजांड होते हैं तथा प्रत्येक बीजांड में अंड कोशिका होती है। अभी इस चित्र को हम देखेंगे। अब परागकण के द्वारा उत्पादित नर युग्मक अंडाशय की अंड कोशिका से संयलित होकर जनन कोशिकाओं के इस युग्मन को निषेचन से युग्मनज बनता है। अभी हम देखते हैं कि किस तरह से ये प्रक्रिया होती है। सबसे पहले हम ये देखते हैं, ये एक पुष्प है। पुष्प में आप देख रहे हैं कि इसमें ये आपको दिख रहा है पुंकेसर जिसमें कि परागकोश है और तंतु, और ये जो है इसको हम पुंकेसर कह रहे हैं या ये मेल गैमीट है, और दूसरा है स्त्री केसर जिसमें आ रहा है वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। तो ये दोनों ही भाग इस पुष्प के अंदर हमें नजर आ रहे हैं। तो यानी ये उभयलिंगी या गुड़हल का फूल है ये, तो उभयलिंगी है। इसमें दोनों तरह के पुंकेसर और स्त्री केसर इसमें उपस्थित हैं। अब हम देखते हैं कि किस तरह से जो है निषेचन की प्रक्रिया संभव होती है। ये इसमें आप देख रहे हैं कि परागकण कहाँ आ गया, वर्तिकाग्र। ये सबसे ऊपर का जो भाग है ये इसका वर्तिकाग्र है। अभी जैसे हमने इसके 3 भाग देखे थे, तो टॉप मोस्ट भाग हो गया इसका वर्तिकाग्र, ये बीच का जो भाग है वह वर्तिका है, और ये भाग जो है ये अंडाशय है। अंडाशय में आपको नजर आ रहा है मादा युग्मक है। अब पराग कण से इस तरह से ये पराग नली बनती है और यहाँ से नर युग्मक जो है वो यहाँ पर आकर
मादा युग्मक से मिलता है। यहाँ पर निषेचन की प्रक्रिया होती है और अंडे का निर्माण होता है। तो इस तरह से निषेचन की प्रक्रिया इसमें संभव होती है। अब ये जो प्रक्रिया हमने देखी जिसमें कि पुंकेसर जो है वह परागकणों का पुंकेसर से वर्तिकाग्र पर जो स्थानांतरण है उसको हम परागण कहते हैं। और परागणों का स्थानांतरण अगर उसी पुष्प पर हो रहा है तो इसको हम स्वपरागण कह रहे हैं, और अगर एक पुष्प के परागकण दूसरे पुष्प पर स्थानांतरित होते हैं तो उसको हम पर परागण कहते हैं। तो एक पुष्प से दूसरे पुष्प तक परागकणों का स्थानांतरण वायु, जल अथवा प्राणी जैसे वाहक के द्वारा संपन्न हो सकता है। और परागकणों का उपस्थित वर्तिकाग्र पर पहुंचने के पश्चात नर युग्मकों का अंडाशय में स्थित मादा युग्मक तक पहुंचना होता है, जैसा कि अभी मैंने आपको समझाया। और किस तरह से वह नलिका विकसित होती है और वर्तिका से होती हुई बीजांड तक पहुंचती है, और जहां पर कि अभी हमने देखा अंडाशय में भ्रूण विकसित होता है। अब बीजांड जो है वह एक कठोर आवरण उसके चारों ओर विकसित हो जाता है और यह बाद में बीज में परिवर्तित हो जाता है। अंडाशय तीव्रता से वृद्धि करता है और यह परिपक्व होकर फल का निर्माण करता है। तो ये स्टूडेंट्स आपको क्लियर होगा। और अंडाशय तीव्रता से जब वृद्धि कर रहा है, फल बन गया, तो उसके जो बाहर के भाग हैं वह धीरे धीरे मुरझाकर गिर जाते हैं। अब जैसा पहला हमारा प्रश्न है कि लैंगिक जनन किस प्रकार विभिन्नताएं उत्पन्न करता है, तो अभी जैसे हमने देखा कि लैंगिक जनन में विभिन्नताएं क्यों उत्पन्न हो रही है, क्योंकि इसमें युग्मकों में जो क्रोमोसोम्स की संख्या है वह आधी रह जाती है, जो मिलकर एक नए जीव को विकसित करती है। और यहाँ पर 2 जनकों से युग्मक आ रहे हैं, जिसके कारण कि जो है नया जीव उत्पन्न हो रहा है और विभिन्नताएं हमें देखने को मिलती हैं। सेकंड प्रश्न का भी हम इसका आंसर देख चुके हैं। और थर्ड है एकल एवं उभयलिंगी पुष्पों के उदाहरण। तो अभी हमने देखा कि एकल लिंगी का उदाहरण हमने देखा पपीता और तरबूज, और उभयलिंगी के हैं जैसे गुड़हल और सरसों। उसके पश्चात स्व परागण और पर परागण में विभिन्नता या विभेदन कीजिए। तो स्व परागण अगर उसी फूल के परागकण अगर वर्तिकाग्र पर जा रहे हैं तो वह स्व परागण हो गया, और पर परागण यानी कि वहाँ पर जो है 2 अलग अलग फूलों का यूज हो रहा है, या एक पुष्प के परागण दूसरे पुष्प पर स्थानांतरित होते हैं, तो वहाँ वह कहलाता है पर परागण। उसके पश्चात अंकुरण क्या है और बीज तथा फल कैसे बनते हैं, तो इसको अभी मैंने इस वर्कशीट में एक्सप्लेन किया है कि किस तरह से बीज और फल का निर्माण हो रहा है। कि जब पूरी तरह से जो है भ्रूण विकसित हो रहा है, भ्रूण से पहले नर और मादा युग्मक के मिलने से एक अंडाशय के अंदर मिलने से भ्रूण विकसित हो रहा है, और ये भ्रूण जो है इसके चारों तरफ एक आवरण आ जाता है जो कि एक बीज में परिवर्तित हो रहा है, और अंडाशय परिपक्व होकर फल का निर्माण करता है। और अंकुरण क्या है कि जब बीज में भावी पौधे तथा भ्रूण होता है और उपर्युक्त परिस्थिति में जो नया पौधा विकसित होता है, तो इस प्रक्रम को हम अंकुरण कहते हैं। तो होप स्टूडेंट्स ये हिंदी में वर्कशीट आपको क्लियर होगी। अब एक बार इसको हम इंग्लिश में स्टडी करते हैं। Now let us see what is the sexual mode of reproduction. In sexual reproduction, a new organism is formed from 2 parents making use of their gametes or cells. So hence these gametes which contains only half number of chromosomes and will develop into a new organism. Now why sexual reproduction is important? Because it promotes diversity of characters in the offsprings, because it results in the fusion of 2 gametes from 2 different parents, and it plays an important role in the origin of species as it allows new combination of characters, and it leads to variation which is necessary for evolution. Now let us study about the sexual reproduction in flowering plants. Now flowering plants can be unisexual if it contains only stamens or carpels. For example, papaya and watermelon,
These are the examples of unisexual, and for bisexual means it is containing both stamens and carpel. Hence example is hibiscus and mustard. Now the reproductive parts of angiosperms are located in the flower. Stamen is the male reproductive part which and produces pollen grains, whereas carpel, it is a female reproductive part and it is giving rise to a swollen bottom part which is known as ovary. Middle part is the style and the topmost part is the stigma. Now this ovary contains ovules and each ovule has an egg in it. Now let us see how this reproduction is taking place in case of these flowers. Now this is a structure of a flower in which it is a bisexual flower, and we are seeing both the male reproductive and the female reproductive. This is the female reproductive part and this is the male reproductive part. So these are present in a single flower, so it is known as bisexual flower. Example, hibiscus. So this is the flower of a hibiscus, and male reproductive organ consists of anther and filament, and female consists of style, stigma and ovary. Now, so how this germination is taking place? So the pollen grain reaches at top of the stigma where it forms a pollen tube, and this male germ cell through this pollen tube enters into the ovary where female germ cell is there. Fusion takes place and this fusion results in the formation of an embryo which develops into a seed, and this ovary part, it develops into a fruit. So in this way fusion takes place of male and female gametes which results in the formation of seeds and fruit. So hope students this must be clear. So this transfer of pollen grains from the stamen to the stigma, this is known as pollination, and if this transfer of pollen occurs in the same flower, it is known as self-pollination. But if the pollen is transferred from one flower to another, it is known as cross-pollination. And this transfer of pollen grains can be done with the help of agents like wind, water and animals. And after these pollens land on the suitable stigma, it has to reach to the female germ cells which are in the ovary, as I have just explained. Now the ovary rapidly grows and ripens to form the fruit. Meanwhile, the petals, sepals, stamens, styles, these all fall off, and the seed contains the future plant or the embryo which develops into the seedling, and under appropriate conditions it germinates and gives rise to a new plant. So this is known as germination. Now first question is how sexual reproduction creates variation. So as we have just seen that in case of sexual reproduction, it promotes a diversity in the offspring because it results by the fusion of two gametes, and it leads to variation which is necessary for evolution. Now why is sexual reproduction important? So as we have just seen these 3 points, so sexual reproduction is important because a diversity of characters in the offspring, it is playing an important role in the origin of new species, and it leads to variation which is necessary for evolution. Now give examples of unisexual and bisexual flowers. So unisexual, papaya and watermelon, and for bisexual, hibiscus and mustard. These are the examples which are given in the worksheets. You can also search for more examples. Now differentiate between self and cross pollination. So self pollination, when the pollen grains reaches the same flower, the transfer of pollen grains from the male reproductive organ to the stigma, that is the self pollination, and if the pollen grain is transferred from one flower to the other, this is known as cross pollination. Now what is germination and how seeds and fruits are formed? I have just explained
by using this example or this diagram. With the help of this diagram, I have just explained how seeds and fruits are formed and which part is converted into seed and fruit, and what is germination. So when the seed which contains the future plant or the embryo, it develops into the seedlings under an appropriate condition. So this is known as germination. And hope students, this worksheet must be clear to you. If you haven't subscribed my channel, do subscribe it, and thank you for watching this video.